ये मैला सा उजाला, ये रात की आहत सुबह, जिसका इंतजार था हमें, ये वो सुबह तो नहीं। फैज अहमद फैज ने अपनी फेमस पोएम में लिखा था। ये बात कर रहे थे आजादी की सुबह की। इंडिपेंडेंस डे इंडिया के लिए जहां एक तरफ जश्न मनाने वाली बात थी, वहीं दूसरी तरफ भयंकर बंटवारा हुआ था देश का इंडिया और पाकिस्तान में। Between August 1947 and March 1948, 4.5 million Hindus and Sikhs are forced to migrate from Pakistan to India. 6 million Muslims must move in the opposite direction. 10 million people are displaced in the partition of India. 1 million are dead. लेकिन ये पार्टीशन हुआ क्यों था? क्या वजह थी इसके पीछे? आइए ये समझने की कोशिश करते हैं आज के स्पेशल वीडियो में। पार्टीशन के बारे में आप लोगों से पूछोगे तो कुछ लोगों के पास बड़ी दिलचस्प कहानियां होती हैं सुनाने को। एक बड़ी फेमस कहानी है जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एडविना माउंटबैटन को लेकर। ये तीनों सेम कॉलेज में पढ़े थे लंदन में, जिसका नाम था हैरिस कॉलेज। तो कहानी ये कहती है कि इन तीनों के बीच में एक लव ट्रायंगल चलने लग रहा था। इसलिए एडविना माउंटबैटन ने जाकर अपने हस्बैंड लुइस माउंटबैटन को रिक्वेस्ट किया कि पार्टीशन कर दो देशों में, ताकि नेहरू और जिन्ना दोनों प्राइम मिनिस्टर बन सके। बहुत ही दिलचस्प कहानी है, लेकिन ये किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड से कम नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा आप इसमें सोचने चलोगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी स्टूपिड कहानी है। जिन्ना ने अपनी लॉ की पढ़ाई शुरू करी थी लिंकन्स इन से साल 1892 में। तब जवाहरलाल नेहरू सिर्फ 3 साल के थे और एडविना तो पैदा तक नहीं हुई थी। एडविना का जन्म हुआ था 1901 में और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पढ़ाई शुरू करी थी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से 1907 में, और एडविना कॉलेज गई तक नहीं थी। अब डिबंक करने के लिए ऐसी कई अफवाहें हैं, लेकिन इन कहानियों को साइड में रखते हुए आइए बात करते हैं डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की। एक्चुअली में हुआ क्या था? देश का पार्टीशन हुआ था 14 अगस्त 1947 को, लेकिन पार्टीशन करने का डिसीजन जो था वो इससे कई महीने पहले लिया जा चुका था। जैसे कि 18 जुलाई को किंग ऑफ ब्रिटेन ने पार्टीशन का प्लान अप्रूव किया था, जब इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को अप्रूव किया था। तो इससे पहले 5 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया था। लेकिन इससे भी पहले 3 जून 1947 को लुइस माउंटबैटन ने पार्टीशन करने का प्लान रेडियो पर अनाउंस किया था। इसे माउंटबैटन प्लान कहा जाता था। My first course in all my discussions was therefore to urge the political leaders to accept unreservedly the cabinet mission plan of May the 16th, 1946. To my great regret, it has been impossible to obtain agreement to live against their will under a government in which another community has a majority, and the only alternative to coercion is partition. Until the very end, सिर्फ 2 ही फेमस लीडर्स बचे थे जो पार्टीशन के कंप्लीटली अगेंस्ट थे। एक थे महात्मा गांधी और दूसरे थे खान अब्दुल गफार खान। बाकी कांग्रेस लीडर्स जैसे कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने ये पार्टीशन का प्लान 3 जून को ही एक्सेप्ट कर लिया था। Of the British government's final decision as to how power was to be transferred from British to Indian hands. With reservations, of course, the plan has had a good reception. From Nehru for the Hindus, from Jinnah for the Muslims, and from Sardar Baldev Singh for the Sikhs. कोई ऐसा नहीं जो भारत का बंटवारा चाहता हो। मेरा दिल भी बहुत भारी है, लेकिन चॉइस क्या है? एक बंटवारा या बहुत सारे बंटवारे? वी मस्ट फेस फैक्ट्स। भावनाओं में नहीं बह सकते। सरदार पटेल जिस सिचुएशन की बात कर रहे थे वो सिचुएशन एक्चुअली में और भी कई साल पहले से बनने लग रही थी। यही रीजन था कि 1 अप्रैल 1947 को गांधी जी मिलते हैं माउंटबैटन के साथ, डेस्परेटली कोशिश करते हैं पार्टीशन को अवॉइड करने की। गांधी इतने डेस्परेट थे पार्टीशन को अवॉइड करने के लिए कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन ऑफर कर दी जिन्ना को। माउंटबैटन गए नेहरू के पास। नेहरू ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे, लेकिन ये चीज ऑलरेडी ऑफर करी जा चुकी है जिन्ना को पहले, और जिन्ना ऑलरेडी इस चीज को रिजेक्ट कर चुके हैं। और फिर से जब ये ऑफर किया गया जिन्ना को, आखिरी बार भी जिन्ना ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। जिन्ना ने कहा, आजाद भारत को लेकर मिस्टर गांधी का जो विचार है वह हमसे अलग है, बुनियादी तौर पर अलग है। वैसे गांधी जी के आइडियाज को और गहराई से जानने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी सुनिए कुकू एफएम पर, और सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में जो कॉन्वर्सेशंस हुई थी उन्हें डिटेल में जानने के लिए आप ये वाली ऑडियो बुक सुनिए। इन दोनों ऑडियो बुक का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप कुकू एफएम को नहीं जानते, कुकू एफएम एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ना सिर्फ बुक समरीज बल्कि बायोग्राफीज भी सुन सकते हैं। और एक बुक को सुनना एज कंपेयर टू पढ़ना काफी आसान लगता है मुझे, क्योंकि आप अलग अलग काम करते हुए, जिम जाते हुए बुक को सुन सकते हैं। तो कुकू एफएम पर नॉर्मली आपको डिस्काउंट मिलता है 20% ऑफ का, अगर आप मेरा कूपन कोड ध्रुव20 इस्तेमाल करते हैं तो।
लेकिन अभी इंडिपेंडेंस वीक सेल चल रही है जो साल में एक बार होती है, जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड freedom50 इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब है कि पूरे ईयर की कुकू एफएम की कॉस्ट आपके लिए सिर्फ 199 रुपीज है। तो जरूर जाकर ट्राई आउट करिए, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लुइस माउंटबैटन के लिए सारी सिचुएशन समझनी काफी नई चीज थी, क्योंकि वो सिर्फ मार्च 1947 को ही वाइसरॉय बने थे। जब वो पहली बार इंडिया आए तो यूके के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने उन्हें कहा था कोशिश करना पार्टीशन को अवॉइड करने की। माउंटबैटन से पिछले वाइसरॉय थे आर्चीबल्ड वेवल, जो कि 1943 से लेकर मार्च 1947 तक इंडिया के वाइसरॉय रहे। अब आप हैरान हो जाएंगे जानकर दोस्तों, वेवल एक्चुअली उन लोगों में से थे जो पार्टीशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे। ये एक्चुअली नहीं चाहते थे कि इंडिया का पार्टीशन हो। इनकी शिमला कॉन्फ्रेंस और वेवल प्लान ऑफ जून 1945 इनकी कोशिश दिखलाती है। हमारी प्रॉब्लम एक्चुअली में शुरू होती है वेवल से पिछले वाइसरॉय से। ये थे एक्चुअली में रियल प्रॉब्लम क्रिएटर। लेकिन अब पूरी कहानी को रिवर्स में बताने की जगह आइए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि पार्टीशन की असली जड़ थी कि हिंदूज और मुस्लिम्स कभी एक साथ रह ही नहीं सकते। हिंदूज और मुस्लिम का कल्चर एक दूसरे से इतना अलग था कि वो कभी भी हिस्टोरिकली यूनाइटेड रह ही नहीं पाए थे। जो लोग ऐसा मानते हैं वो लोगों को यह भी लगता है कि जो मुस्लिम राजा थे वो सारे के सारे बुरे राजा थे, हिंदू राजा थे वो सारे हिस्टोरिकली अच्छे राजा थे, मुस्लिम्स के अगेंस्ट थे। जो भी लड़ाइयां हुई थी पिछले हजारों सालों में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो रिलीजन के बेसिस पर लड़ाइयां हुई थी। लेकिन ये सब सच नहीं था दोस्त। हाँ, ये बात सच जरूर है कि कुछ मुस्लिम इन्वेडर्स बड़े ही क्रूअल राजा थे, जैसे कि महमूद गजनवी, मोहम्मद घोरी और खिलजी। लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है दोस्तों कि ज्यादातर लड़ाइयां जो राजा महाराजाओं के बीच में होती थी उस समय में, वो एक्चुअली में धर्म के बेसिस पर नहीं होती थी, बल्कि ग्रीड फॉर पावर की वजह से होती थी। सत्ता के लालच को लेकर ये राजा महाराजा एक दूसरे से लड़ाई करते थे। इस बात को प्रूव करने के लिए कई एविडेंसेस हैं। मुस्लिम राजा एक दूसरे मुस्लिम राजा के साथ लड़ाई कर रहे थे, जैसे कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, दोनों ही मुस्लिम्स थे। ऐसे ही बैटल ऑफ पठान 1790 की जो मराठाज और राजपूत के बीच में हुई थी। सिमिलरली 1576 की फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो मुगलों और राजपूतों के बीच में हुई थी, ऊपर से देखकर लगेगा कि ये एक रिलीजियस लड़ाई थी हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। लेकिन अकबर के आर्मी जनरल थे राजा मान सिंह, एक हिंदू, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के वन ऑफ द आर्मी जनरल्स थे हकीम खान सूर, जो कि शेर शाह सूरी के एक डिसेंडेंट थे। इसके साथ ही साथ जहां एक तरफ हमें रिलीजियस फैनेटिक महाराजा देखने को मिले हैं औरंगजेब जैसे, वहीं दूसरी तरफ हमें कई सेक्युलर महाराजा भी देखने को मिले हैं, अकबर, दारा सिकोह, कृष्णदेव राय और छत्रपति शिवाजी जैसे। चलो राजा महाराजाओं की बात तो एक तरफ हो गई, लेकिन आम जनता का क्या उस समय में। एक सूफी पोएट हैं अमीर खुसरो, 1200s के टाइम में ये पैदा हुए थे, आज से करीब 800 साल पहले। इन्होंने होली के बारे में ये लिखा था। आज रंग है ये माँ, रंग है री, अरे अल्लाह तू है हर मेरे महबूब के घर, रंग है री, आज रंग है। आज के दिन अगर कोई पोएट ऐसा लिखने की हिम्मत कर दे तो कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स बड़ी जल्दी हर्ट हो जाएंगे। दूसरी तरफ 1400s के टाइम में आए तो कबीर जैसे लोग थे जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज और एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स दोनों के अगेंस्ट थे। कोई जपे रहीम रहीम, कोई जपे राम, दास कबीर है प्रेम पुजारी, दोनों को प्रणाम। और गुरु नानक हमेशा स्ट्रेस करते थे सारे धर्मों की यूनिटी को लेकर। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के टाइम में मुगलों के कोर्ट में सिर्फ ईद ही नहीं बल्कि होली तक मनाई जाती थी। होली को ये ईद ए गुलाबी करके पुकारते थे और यहां हर कोई होली खेल सकता था। रेड फोर्ट के पीछे एक बड़ा मेला लगता था। दिवाली को ये जश्न चरांगा करके पुकारते थे। अब तुलसीदास के बारे में सोचकर देखिए, जो उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, हिंदुइज्म के लिए वन ऑफ द मोस्ट मेजर टेक्स्ट, उन्होंने ये अकबर के शासन में ही किया था। अकबर ने रामायण और महाभारत को भी पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था। इसके अलावा अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने कथक सीखा था और ये काफी फेमसली जाने जाते थे कृष्ण लीला को स्टेज करने के लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि होली का दिन कोइंसाइड किया मुहर्रम के दिन से, और क्योंकि मुस्लिम्स के लिए मुहर्रम का दिन मॉर्निंग का दिन होता है तो हिंदुओं ने एज ए फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट कहा कि हम आज के दिन होली नहीं मनाएंगे। जब वाजिद अली शाह को इसके बारे में पता चला तो वो खुद बाहर गए होली मनाने के लिए ओपनली। तो ऐसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ढेरों एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे हमारी हिस्ट्री में दोस्तों, लेकिन इनके बारे में आपको कभी बताया नहीं जाता क्योंकि हमारे एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ मीडिया का और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का धंधा इसी से ही चलता है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरत बढ़ाई जाए। एनीवेज, अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। सारे एग्जाम्पल्स को तो लिस्ट करने में घंटों लग जाएंगे, तो हम आते हैं सीधा रिवोल्ट ऑफ 1857 पे।
एक और बढ़िया एग्जाम्पल था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, जब बहुत से हिंदू राजाओं ने और मुस्लिम राजाओं ने साथ में फाइट किया था कंपनी रूल के अगेंस्ट। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, बख्त खान, इन सब ने बहादुर शाह जफर को अपना कमांडर एक्सेप्ट किया था। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद कंपनी का रूल इंडिया पर से खत्म हुआ और ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। लेकिन इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश काफी डर गए थे। उन्हें खतरा था कि ऐसी और रेवोल्यूशंस होंगी तो उनका राज जल्द ही खत्म हो सकता है। इसलिए ब्रिटिश राज ने अपनी फेमस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। याद रखिए, ये वो समय था जब अद्वैत वेदांत, अहम ब्रह्मास्मि, कि हर कोई बराबर है, ये इक्वालिटी की फीलिंग्स इंडियंस में काफी मौजूद थी उस समय में। ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को गहराई से समझने के लिए हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। यहां पर कांग्रेस की स्थापना एक्चुअली में एक ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम की मदद से करी गई थी। ये एक बड़े स्पिरिचुअल इंसान थे जिन्होंने एक बड़ी जाबाज रिपोर्ट लिखी थी रिवोल्ट ऑफ 1857 को लेकर। इन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश एट्रोसिटीज की वजह से एक्चुअली में 1857 की रिवोल्ट हुई है, क्योंकि ब्रिटिश इंडियंस पर अत्याचार करने लग रहे हैं। इन ब्रिटिश ऑफिसर ने अपने वाइसरॉय को ओपनली क्रिटिसाइज किया था, इसलिए इन्हें अपनी रैंक से डिमोट कर दिया गया था। बाद में इन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन भी कर दिया। इन्होंने अपनी एक फेमस पोएम लिखी ओल्ड मैन्स होप करके, जहां पर ये इंडियंस को जागरूक कर रहे थे कि अपने लिए एक कंट्री की डिमांड करो, एक इंडिपेंडेंट नेशन की डिमांड करो। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बनी इंडियन नेशनलिज्म के लिए। कांग्रेस ने डिमांड करी कि इंडियंस को, एजुकेटेड इंडियंस को ज्यादा शेयर दिया जाए सरकार में। उस वक्त के वाइसरॉय थे डफरिन। उन्होंने अपना अप्रूवल दिया कांग्रेस के पहले सेशन के लिए। शुरुआत में इन्हें कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जल्द ही इन्होंने रियलाइज किया कि कांग्रेस जैसी एक्टिविटीज करने लग रही है उससे ब्रिटिश राज को खतरा पहुंचता है, तो इन्हें डर लगने लगा। इन्होंने कांग्रेस से जाकर रिक्वेस्ट किया कि प्लीज अपने सेशंस को और अपनी मीटिंग्स को नॉन पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म्स पर फोकस रखो, लेकिन कांग्रेस नहीं मानी। तो वाइसरॉय डफरिन ने कांग्रेस के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए कुछ और तकनीकें अपनाई, जैसे कि अमीर लोगों के पास गए और अमीर लोगों को कहा कि अपना पेट्रनेज आईएनसी से विड्रॉ कर लीजिए। इन्होंने एक रूल बनाया कि कोई भी सरकारी एम्प्लॉय कांग्रेस की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। और इसके बाद इन्होंने अपने कुछ लॉयल प्रो ब्रिटिश लोगों की मदद लेने की सोची। इनमें से एक इंसान थे एजुकेशनलिस्ट सैयद अहमद खान और दूसरे थे लिंग्विस्ट शिव प्रसाद। इन दोनों को कहा गया कि एक देश में एंटी कांग्रेस मूवमेंट की शुरुआत करो। तो 1887 के अराउंड सैयद अहमद खान ने अपनी स्पीचेस देनी शुरू करी। उस वक्त के टाइम में कांग्रेस की डिमांड थी कि आईसीएस एग्जाम इंडिया में कराया जाए और जो बजट बनाती है ब्रिटिश सरकार उसमें इंडियंस का भी कुछ से हो, इंडियंस भी उस बजट को कुछ हद तक इन्फ्लुएंस कर पाए। सैयद अहमद खान ने इन सारी डिमांड्स को कंप्लीटली अपोज किया और लोगों को कहा कि लोग कांग्रेस से दूर रहे। कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बड़ी चीज यह है कि इन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात यहां से करनी शुरू करी। इन्होंने लोगों को कहा कि मुस्लिम्स खतरे में है, अगर ब्रिटिश छोड़कर चले जाएंगे तो हिंदू आकर मुस्लिमों के अगेंस्ट अत्याचार शुरू कर देंगे। इसके अलावा फ्रेंच, पोर्चुगीज और जर्मन इन्वेडर्स आकर इंडिया में आएंगे और इंडियंस पर अत्याचार करेंगे। इसलिए मुस्लिमों के लिए अच्छा यही है कि मुस्लिम्स ब्रिटिश को यहां पर सपोर्ट करें, ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करें। हालांकि सैयद अहमद खान ने मुस्लिम्स की मॉडर्न एजुकेशन के लिए पुश जरूर किया। 1875 में इन्होंने एक कॉलेज एस्टैब्लिश किया जिसे आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। लेकिन इनके भड़काऊ भाषणों का और एंटी कांग्रेस मूवमेंट का नतीजा यह हुआ कि बाय द अर्ली 1900s एक सेक्शन ऑफ एलीट मुस्लिम्स था देश में जो बहुत स्ट्रांगली इस टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते थे। और इसी की वजह से 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फाउंडेशन हुई। ऑब्वियसली ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल को बढ़ाना चाहता था उस टाइम पर, तो ब्रिटिश ने इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी सपोर्ट किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने वाइसरॉय मिंटो के सामने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड करी मुस्लिम्स के लिए। कांग्रेस इसके सख्त ऑपोजिशन में थी और उस वक्त कांग्रेस के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना भी इसका अपोज कर रहे थे। वही जिन्ना जो बाद में जाकर पार्टीशन को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जिन्ना सेपरेट इलेक्टोरेट्स के कंप्लीटली अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि इससे देश दो में बंट जाएगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक सरोजिनी नायडू जैसे लोग जिन्ना को एक्चुअली में बड़ा एम्बेसडर मानते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी। लेकिन ब्रिटिश ने यहां पर डिवाइड एंड रूल खेलने का एक और जरिया देखा और इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को अप्रूव कर दिया। मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देने का मतलब यह था कि कुछ ऐसी सीटें होंगी जहां पर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स ही खड़े हो सकते हैं इलेक्शन के लिए और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही उनके लिए वोट डाल सकते हैं। ब्रिटिश राज ने यह किया 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा। इसे मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स करके भी बुलाया जाता है। लेकिन ब्रिटिश यहां पर रुके नहीं। इसके बाद 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया जहां पर सिमिलर रिप्रेजेंटेशन दी गई 6 यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस को भी।
तो इनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बरकरार रही और दरारें बनने लगी अलग अलग धर्मों के बीच में देश में। इससे हुआ क्या कि एक हिंदुओं का एक स्मॉल सेक्शन पैरानॉइड फील करने लगा। उन्हें लगने लगा कि हमारे लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा है, यहां पर हमारे इंटरेस्ट का क्या होगा। इसी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरह अब एक हिंदू लीग की भी फॉर्मेशन हुई। इसे नाम दिया गया अखिल भारतीय हिंदू महासभा। इसे फाउंड किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इसके बाद 1925 में केशव बलिराम नाम के इंसान ने एक और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी। इसका नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। जहां एक तरफ कुछ मुस्लिम्स के अंदर मुस्लिम खतरे में है की भावनाएं जाग रही थी, वहीं दूसरी तरफ अब कुछ हिंदुओं को भी लगने लगा कि हिंदू खतरे में है। इसके पीछे एक और रीजन यह था कि ब्रिटिश जो हिस्ट्री पढ़ाता था स्कूलों में, हिस्ट्री प्रेजेंट करता था लोगों के सामने, वो एक डिस्टॉर्टेड वर्जन था इतिहास का। ब्रिटिश दिखाता था लोगों को कैसे हिंदू जो लोग थे रेजिस्टेंस कर रहे थे मुस्लिम महाराजाओं के खिलाफ इतिहास में। 1909 में एक इंडियन मेडिकल सर्विस ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल यूएन मुखर्जी ने कुछ लेटर्स लिखे एक कोलकाता बेस्ड न्यूज़पेपर में। इन लेटर्स को इन्होंने टाइटल दिया हिंदूज अ डाइंग रेस। इन लेटर्स में इन्होंने अपना डर बयान किया कि कैसे हिंदूज आर इन डेंजर। जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है वो बड़ी तेजी से बढ़ने लग रही है और कुछ सालों बाद हिंदुओं की पॉपुलेशन बहुत ही कम हो जाएगी। वही चीजें जो आज करीब 100 सालों बाद तक सुनने को मिलती हैं कुछ लोगों से। उन्हें डर था कि मुस्लिम्स टेक ओवर कर लेंगे पूरे देश पर। दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम्स को भी डर था कि हिंदू टेक ओवर कर लेंगे पूरे देश पर। यही रीजन था दोस्तों, एक डर जो अगले कुछ सालों में जाकर राइट्स में बदल गया। 1920s के टाइम में रिलीजियस राइट्स देखने को मिले हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। ये राइट्स पहले इतने कॉमन नहीं थे। 1920s ही वो समय था जब ये राइट्स इतने उभर कर आए। अब यहां पर सावरकर और हिंदुत्व का क्या रोल आता है, जिन्ना बाद में जाकर क्यों और कैसे एक यू टर्न ले लेते हैं जिससे फाइनली पार्टीशन होता है, इसकी बात दोस्तों किसी आगे के एपिसोड में करते हैं। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। आज के लिए आपने ये जान लिया है कि फाउंडेशनल रीजंस क्या थे जिसकी वजह से पार्टीशन हुआ था, कहां से ये दरारें बिल्डअप होनी शुरू हुई थी। आगे के एपिसोड में हम बात करेंगे 1920 से 1940s के बीच के समय में क्या हुआ था एग्जैक्टली। वीडियो एंड करने से पहले एक और इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों। मेरे जो दोस्त हैं और इस वीडियो के जो रिसर्चर हैं विजेता धैया, आप जानते ही होंगे वो काफी वीडियोस के रिसर्चर रहे हैं। वैसे जेम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर भी हैं वो, बेसिक सीरीज के रिसर्चर भी हैं वो। उनकी पहली फीचर फिल्म आ रही है दरारें नाम से MX प्लेयर पर। ऑलरेडी आ चुकी है ये फिल्म एक्चुअली, आप जाकर MX प्लेयर पर देख सकते हैं। हम यहां पर देश के बंटवारे की बात कर रहे थे, इनकी फिल्म है घर के बीच में बंटवारे के बारे में। बहुत ही नेचुरल फिल्म है, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा मेलो ड्रामा हो, कोई फालतू का बॉलीवुड के गाने हो बीच में। बहुत ही नेचुरल और रॉ फिल्म है और सिर्फ 1.5 आवर की फिल्म है, तो जरूर जाकर चेकआउट करिए। पूरी हरियाणवी में है वैसे, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और नहीं तो आप MX प्लेयर पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं दरारें। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।